हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको मालूम है अभी तक हमने जो प्रीवियस वीडियो देखा था, वो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम एक सिद्धांत पढ़ चुके हैं। वो कौन सा सिद्धांत देखा था? हमने देखा था रॉबर्ट एम गेने का अष्टपदीय सोपानी के सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, वो हमने टोटल 8 सोपान देखे थे। कितने सोपान देखे थे? 8 सोपान देखे थे। हमने देखा था उस सोपान के अंदर जो एक एक क्रम वाइज सिद्धांत दिए हुए थे, वो किन किन वैज्ञानिकों ने किस किस बेस पर वो सिद्धांत दिए और नामकरण जो दिया था उन्होंने, वो क्यों दिया था, उसके बारे में हम डिटेल चर्चा जो है वो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर कर चुके हैं। ठीक है, आज इस वाले वीडियो के अंदर हम कौन सा सिद्धांत देखने वाले हैं? आज इस वाले वीडियो के अंदर हम जो सिद्धांत देखेंगे उस सिद्धांत का नाम है आपका आवश्यकता संबंधी अधिगम का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है वो? आपका आवश्यकता संबंधी अधिगम का सिद्धांत। आवश्यकता संबंधी अधिगम का सिद्धांत, ठीक है ना दोस्तों। ये आवश्यकता संबंधी, अब एक्चुअल में आवश्यकता संबंधी अधिगम का जो सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है, जो वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक कौन थे? इस सिद्धांत के वैज्ञानिक थे अब्राहम मैस्लो इस सिद्धांत के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1954 में ये सिद्धांत दिया था। कब दिया था दोस्तों ये सिद्धांत दिया गया था 1954 के अंदर। अब्राहम मैस्लो द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। इन्होंने कुल जो इनकी विचारधारा थी, वो किसके ऊपर मान्यता थी? इनकी विचारधारा, ये मानते थे, किस विचारधारा को मानते थे? ये केवल एक ही विचारधारा मानते थे सबसे ज्यादा, मानवतावादी विचारधारा के, ठीक है ना, मानवतावादी विचारधारा को मानते थे। अब एक्चुअल में क्या है कि इन्होंने जो मानवतावादी विचारधारा है ना, इसको तीसरी शक्ति माना। इसको कौन सी शक्ति माना? इसको तीसरी शक्ति के रूप में माना, तीसरी शक्ति। अब प्रश्न ये उठता है तो कि इन्होंने दो शक्तियां कौन कौन सी मानी? फिर अगर इन्होंने इसको तीसरी शक्ति के रूप में माना है तो दो शक्तियां कौन सी मानी? एक्चुअल में इन्होंने 3 शक्ति मानी, तो इन्होंने ये भी बताया कि 2 शक्तियां कौन सी मानी इन्होंने कहा कि तीसरी शक्ति के रूप में इसलिए मानता हूं क्योंकि मैं सबसे पहले व्यवहारवादी को रखता हूं, सबसे पहले व्यवहारवादी। दूसरी शक्ति के रूप में इन्होंने रखा मनोगत्यात्मक। कौन सा? मनोगत्यात्मक को रखा। जबकि तीसरी शक्ति के रूप में इन्होंने किसको रखा? इन्होंने मानवतावादी विचारधारा को, जो हमने देख लिया, किसको रखा? मानवतावादी विचारधारा को इन्होंने तीसरी शक्ति के रूप में रखा। और इसी विचारधारा को बेस मानते हुए इन्होंने एक पिरामिड नुमा दिया था। मतलब जैसे वो देखा था एम गेने का अष्टपदीय सोपानी के सिद्धांत, वो एक त्रिभुज के रूप में देखा था हमने, वैसे इन्होंने टोटल जो दिया अपना ये सिद्धांत आवश्यकता संबंधी, इन्होंने भी एक पिरामिड नुमा त्रिभुज के अंदर, उसी के अंदर क्रमवाइज सिद्धांत दिया। ठीक है ना। अब इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने मानवतावादी विचारधारा को आधार माना। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि इस विचारधारा को आधार मानने के अंदर इन्होंने जो 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस विचारधारा को, मानवतावादी विचारधारा को आधार माना, कौन कौन से थे? एक तो हो गए आपके 2 वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, जिन्होंने इसको माना, मानवतावादी विचारधारा को माना। मानवतावादी को कौन कौन से दो जनों ने माना? एक तो माना था आपके कार्ल रोजर्स, ठीक है ना, और एक आप कौन से मानते हैं? एक मानते हैं आपके मैस्लो का, ठीक है ना। और जो इस सिद्धांत को जो एक पिरामिड के रूप में प्रस्तुत करने वाले थे, वो कौन थे? वो मैस्लो थे, जिन्होंने कब प्रस्तुत किया था? जिन्होंने 1954 के अंदर ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने अपना एक पिरामिड नुमा यानी एक त्रिभुज के आकृति पेश की, और उस आकृति के अंदर इन्होंने क्रम वाइज प्रत्येक सिद्धांत का एक स्टेप बाय स्टेप ये बताया कि सबसे पहले किस सिद्धांत को इन्होंने माना है, उसके बाद किस क्रम वाइज इन्होंने एक स्टेप कि भाई मैं इस सिद्धांत को लास्ट पे रखता हूँ, इसको उसके बाद उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। तो हम देखते हैं इस डायग्राम के माध्यम से कि इन्होंने कैसे इस सिद्धांत को पेश किया। ठीक है ना। देखिए एक्चुअल में क्या है, इन्होंने एक बनाया डायग्राम ऐसा कुछ डायग्राम था त्रिभुज का, ठीक है। अब इन्होंने इस डायग्राम को बनाया, ठीक है ना। अब इसके अंदर इन्होंने जो सिद्धांत पेश किया था ना, इन्होंने क्या किया? स्टेप बाय स्टेप कुछ नाम रखे इनके, ठीक है ना। अब वो नाम क्यों रखे थे? वो इसलिए रखे थे कि इनको सिद्धांत पेश करने के लिए एक उसकी जरूरत थी। क्या बोलते हैं, जो एक बोलते हैं ना, पर कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो किसी भी चीज के एक रूफ, मतलब कि एक रफ वर्क की, ठीक है ना, वैसे इन्होंने एक वर्क पेश किया। तो इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले स्थान पर किसको रखा था? सबसे पहले स्थान पर इन्होंने रखा, उसमें इन्होंने क्या किया कि पहले स्थान पे जो रखा, वो पहले स्थान पर किसको रखा? इन्होंने रखा सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता। अब ये शारीरिक आवश्यकता के अंदर आप किस किस को शामिल कर सकते हैं? जैसे हमने बचपन से सुनते हुए आए, क्या? रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है ना। वैसे इन्होंने शारीरिक आवश्यकता के अंदर भी एक चीज को रखा, किस किस को रखा?
एक नहीं बहुत सी चीजें रखी, देखिए जैसे नींद, नींद, रोटी, कपड़ा, ठीक है ना, इन संबंधी जो आवश्यकता थी इन्होंने जो जो एक शरीर के संबंधित जो होती है एक भूख, ठीक है ना, वो ऑब्वियसली बात है कि अगर भूख लगेगी तो खाने की आवश्यकता होगी, ठीक है ना, इसलिए इन्होंने शारीरिक आवश्यकता के अंदर नींद, रोटी, कपड़ा, भूख जैसी, प्यास जैसी इन्होंने कुछ आवश्यकताएं थी जो इनकी शारीरिक आवश्यकता संबंधी इन्होंने क्या किया, इसको फर्स्ट लेवल पे रखा, है ना, यानी कि एक सबसे मुख्य रूप से जिनकी आवश्यकता होती है सबसे पहले किसकी होती है, शारीरिक आवश्यकता। इसके बाद इन्होंने एक जो आवश्यकता संबंधी रखा उसकी किसको रखा इन्होंने, इसके बाद इन्होंने रखा सुरक्षा संबंधी, किसको रखा, सुरक्षा संबंधी, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। अब ये एक्चुअल में सुरक्षा संबंधी आवश्यकता कैसे हो सकती है, अब सुरक्षा हम कहाँ पर महसूस करते हैं, जैसे कि हम अगर मकान के अंदर, जैसे अभी आप कोरोना वायरस के अंदर है, तो कोरोना वायरस के अंदर जैसे अभी चल रहा है, तो आपको मालूम है आपने सुरक्षा सबसे ज्यादा कहाँ महसूस करी है, घर में रहना या घर के अंदर एक ही जगह रहना, आपने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया है, ठीक है ना। वैसे इन्होंने सुरक्षा संबंधी आवश्यकता के अंदर एक तो माना मकान को, ठीक है ना, इसके अलावा और कौन कौन सी आवश्यकता हो सकती है, इसके अलावा आपकी कानून संबंधी आवश्यकता हो सकती है, कैसे हो सकती है, कानून संबंधी आवश्यकता हो सकती है, दूसरा आपकी मनोविज्ञान संबंधी आवश्यकता हो सकती है, ठीक है ना, यानी साइकोलॉजिकल आवश्यकता हो सकती है, ऐसी कुछ आवश्यकताएं जो इन्होंने किसके अंदर रखा, इसको सुरक्षा संबंधी आवश्यकता के अंदर, इसके अंदर इन्होंने इसके अंदर रखा, ठीक है ना। इसके बाद एक और आवश्यकता जो इन्होंने बताई उसके अंदर महत्वपूर्ण कौन सी आवश्यकता बताई, शारीरिक सुरक्षा, अभी तक हम शारीरिक आवश्यकता संबंधी हो चुके हैं, ठीक है, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता पर हम आ चुके हैं, और तीसरा जो इन्होंने रखा उस आवश्यकता को रखा इन्होंने, तीसरा इन्होंने कौन सा दिया, तीसरा इन्होंने दिया प्यार एवं स्नेह संबंधी, कौन सा, प्यार एवं स्नेह संबंधी आवश्यकता, यानी कैसे प्यार एवं स्नेह संबंधी कैसे हो सकता है, जैसे देखिए मान लीजिए कि है ना आप एक समाज के अंदर रहते हैं, ठीक है ना, अब अगर समाज अगर आपकी रेस्पेक्ट करता है, ठीक है, या फिर अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं या फिर किसी ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां से आपको प्यार एवं स्नेह मिलता है, तो वाली संबंधी आवश्यकता भी आपकी, ये आवश्यकता भी होना पूर्ण है, ठीक है ना। अब इन्होंने मैस्लो ने क्या किया, ये जो तीन आवश्यकताएं थी इनको एक निम्न स्तर की आवश्यकता बताया, कैसे स्तर की बताया, इन्होंने कहा कि ये निम्न स्तर की आवश्यकता है, यानी कि ये एक तरह से, ये मान लीजिए किसी भी चीज के हम जो बोलते हैं ना कि एक नींव होती है, ठीक है ना, वैसे नींव जो है एक तरह से इन्होंने जड़ बता दिया इसको, किसको, निम्न स्तर की आवश्यकता, यानी कि शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता और प्यार एवं स्नेह संबंधी आवश्यकता को इन्होंने निम्न स्तर की आवश्यकता बताया, ठीक है ना। अब उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सा बताया, ठीक है ना, दो आवश्यकताएं और आती है जो इन्होंने उच्च स्तर की माना, अब यहाँ पर जो होगी ना वो सबसे ऊपर, वो इन्होंने कौन सा मान लिया, इसको उच्च स्तर की आवश्यकता माना, किसको, उच्च स्तर की आवश्यकता मान ली, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका निम्न स्तर का था नीचे, अब ये उच्च स्तर का माना तो ये ऑब्वियसली बात है, इसके नीचे जो है स्तर, इसके नीचे भी कोई सा स्तर होगा, जी हाँ दोस्तों, इसके नीचे जो स्तर है वो कौन सा है, आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकता, ठीक है ना, आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकता कैसे हो सकती है, आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकता ये हो सकती है, सेल्फ रेस्पेक्ट। मान लीजिए कि आप समाज के अंदर रहते हैं, ठीक है ना, समाज के अंदर रहते हैं, अब समाज के अंदर आप ये चाहेंगे कि आपकी प्रतिष्ठा हो, ठीक है ना, आपका सम्मान बढ़े, आपकी इज्जत हो, लोग आपको सम्मान दें, ठीक है ना, यो तो ऐसी जो आवश्यकता होती है, ऐसी मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट संबंधी जो भी आवश्यकता है वो किसके अंदर आ गई, आपके आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकता के अंदर आपकी इसके अंदर शामिल होती है, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट जो देखते हैं हम कौन सी है, लास्ट आती है आपकी आत्म विकास संबंधी, कौन सा, आत्म विकास संबंधी, आत्म विकास बोल लीजिए या फिर आत्म अभिव्यक्ति बोल लीजिए, ठीक है ना, आत्म अभिव्यक्ति संबंधी, आत्म विकास संबंधी क्या क्या हो सकता है, आत्म विकास ये मालूम है आपको कि किसी भी चीज का विकास कैसे हो सकता है, एक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का विकास पूर्ण होने से पहले उसको ये सभी आवश्यकताएं पूर्ण होना आवश्यक है, कौन कौन सी, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, प्यार और स्नेह संबंधी आवश्यकता, सेल्फ रेस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकता, और लास्ट में आता है आत्म विकास संबंधी आवश्यकता जो कि मैस्लो ने उच्च स्तर की आवश्यकता के अंदर इसे शामिल किया है, ठीक है ना दोस्तों। अब मैस्लो ने ये क्या है कि ये जो आवश्यकता, ये जितने भी सिद्धांत दिए ना, अपना जो पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया सिद्धांत का, ये कब दिया था, एक्चुअल में ये दिया था 1954 के अंदर दिया था, कब दिया था ये, 1954 के अंदर मैस्लो ने दिया था, जहाँ इन्होंने मानवतावादी विचारधारा को एक प्रमुख आधार माना अपने अधिगम के सिद्धांत के अंदर, यानी आवश्यकता संबंधी जो सिद्धांत है उसके अंदर इन्होंने मेन सब इसी को माना मानवतावादी विचारधारा को। अब क्या है, मैस्लो ये बोलते हैं, ये मैस्लो कहते हैं कि इंसान है ना, कोई भी प्राणी होता है वो किसी भी चीज को तब सीख लेता है, यानी कि मानव के इस जो आवश्यकता है, जो मतलब जो विकास है वो महत्वपूर्ण रूप से इस चीज पर निर्भर करता है कि वो उसकी किस स्तर की आवश्यकता पूर्ण हो रही है।
यानी कि ये देख लीजिए किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी है वो इस चीज पर निर्भर है कि उसके जो कोई भी आवश्यकता है तो उसके किस स्तर की आवश्यकता पूर्ण हो रही है, इससे उसके ऊपर उसकी पर्सनैलिटी डिपेंड होती है। मैस्लो के अनुसार क्या है, मैस्लो कहते हैं कि कोई भी बात हम क्यों सीखते हैं, कोई भी बात हम जो सीखते हैं वो बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वह बात सीखने से हमारी किस स्तर की आवश्यकता की पूर्ति होगी। समझे दोस्तों, यानी क्या, यानी कि मैस्लो ये कहते हैं कि अगर हम कोई बात सीखते हैं तो उससे अगर हमारे आत्म अभिव्यक्ति की पूर्ति होती है या आत्म अभिव्यक्ति की कोई आवश्यकता की पूर्ति होती है, ठीक है ना, तो वह हमारी अगर वाली आवश्यकता की पूर्ति हो रही है तो उससे क्या होगा कि भविष्य के अंदर भी आप उस वाली अगर आपने बात सीख ली है तो उसका मैक्सिमम संभावना ये है कि आप भविष्य के अंदर उस बात को मतलब सीखने के बाद उसे आप अपनाएंगे। मैस्लो क्या कहते हैं, मैस्लो कहते हैं कि हम कोई भी बात क्यों सीखते हैं, हम कोई भी बात जो सीखते हैं वह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम जो बात सीखेंगे उससे हमारे किस स्तर की आवश्यकता की पूर्ति होगी। यानी कि अगर मान लीजिए आप कोई बात सीखते हैं उससे आपके आत्म अभिव्यक्ति की पूर्ति होती है, ठीक है ना, आपके कोई आत्म अभिव्यक्ति या आपको मान लीजिए कोई बात सीखने से आपकी कोई आवश्यकता की पूर्ति हो गई। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, ठीक है ना, अब डिजिटल मार्केटिंग सीखने की जो स्किल है अगर आपने वो स्किल सीख ली है तो उससे क्या होगा, आप उस स्किल को सीखने से आपके भविष्य के अंदर यानी कि जो आप मनी कमाना चाहते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो आप रोजगार पाना चाहते हैं उसकी संभावना बढ़ जाएगी। यानी कि आपके सर्वोच्च उद्देश्य सर्वोच्च लक्ष्य को पाने की जो आवश्यकता है वो पूर्ण हो सकती है। इसलिए मैस्लो क्या कहते हैं कि कोई भी बात अगर हम सीखते हैं तो बहुत कुछ जो हमारे अभिव्यक्ति को मतलब जो बात सीखने के बाद हमारी जो अभिव्यक्ति पूर्ण हो जाती है तो वो क्या होता है कि वो सर्वोच्च उद्देश्य को पाने के लिए हमारी सहायता करती है। उसी प्रकार मैस्लो कहते हैं कि हम बालक को जब केंद्र बिंदु मान लेते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर बालक को केंद्र बिंदु मान लिया जाता है तो उसके बाद हम बालक की रुचि, उसकी अभिप्रेरणा और उसकी आवश्यकता को अगर ध्यान में रखा जाए तो बालक की भी जो उसके जो सर्वोच्च उद्देश्य जो पाना चाहता है उसको पाने में उसके जो एक शिक्षक है वो सहायता कर सकता है। और इसी दृष्टिकोण को इन्होंने जो नाम दिया मानवतावादी दृष्टिकोण को, इसी को मानवतावादी दृष्टिकोण नाम दिया है मैस्लो ने। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि इन्होंने कुछ और भी आवश्यकताएं बताई, जैसे कि 5 आवश्यकताएं बताई। देखिए कौन कौन सी बताइए इन्होंने, कुल क्या किया इन्होंने 5 मूलभूत आवश्यकताएं भी बताई है, 5 मूलभूत आवश्यकताएं भी बताई है, 5 मूलभूत आवश्यकताएं। अब यह 5 मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी है देखिए। तो मैस्लो ने क्या है कि 5 जो मूलभूत आवश्यकताएं थी ना, इसके अलावा 5 मूलभूत आवश्यकताएं हमने पढ़ ली, ठीक है ना, उन 5 मूलभूत आवश्यकताएं के अलावा यानी कि देख लीजिए के अलावा 4 अन्य आवश्यकताएं भी बताइए, 4 अन्य आवश्यकताएं भी बताइए, 4 अन्य आवश्यकताएं भी बताइए। अब ये 4 आवश्यकताएं कौन कौन सी है देखिए देवताओं, देखिए 4 जो अन्य आवश्यकताएं है ना वो कौन कौन सी है देखिए देवताओं। सबसे पहले आती है, कौन सी वाली आती है, संज्ञानात्मक संबंधी। कौन सी, संज्ञानात्मक संबंधी। अब संज्ञानात्मक संबंधी कॉग्निटिव, ठीक है ना, कॉग्निटिव। अब ये कॉग्निटिव क्या होता है, जब आप किसी चीज का ज्ञान अर्जन करते हैं, ठीक है ना, संज्ञान यानी ज्ञान, पहली बार आप किसी चीज का ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, किसी चीज को अवबोध कर रहे हैं, ठीक है ना, आप अपने मस्तिष्क के अंदर किसी चीज को स्मृति के अंदर ला रहे हैं, उसको नामकरण करना सीख रहे हैं या उसके बारे में देखकर उससे कुछ सीख रहे हैं, तो आपका कौन सी आवश्यकता के अंदर आ गया, संज्ञानात्मक संबंधी आवश्यकता के अंदर आपका शामिल किया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद सेकंड नंबर पे हम कौन से देखेंगे, वापस डाल देता हूँ। पहले नंबर पे हमने देखा संज्ञानात्मक संबंधी, संज्ञानात्मक संबंधी, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं आपका तंत्रिका तंत्र संबंधी। कौन सा, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को आप अंग्रेजी के अंदर क्या बोलेंगे, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम से संबंधित। आपने एक गाना तो सुना ही होगा, देखिए तंत्रिका तंत्र का संबंध क्या है, मस्तिष्क से, ठीक है ना, यानी मस्तिष्क संबंधी जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो इसके अंदर शामिल होगी। ठीक है, एक गाना आपने कौन सा सुना, जैसे कि दिल के तार तार, ठीक है ना, उसकी जगह ये एक गाना याद रख लीजिए, दिमाग के तार तार, ठीक है ना। तो तंत्रिका तंत्र संबंधी आवश्यकता के अंदर आपका शामिल किया जाएगा, संज्ञानात्मक हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर हम कौन सा देखते हैं, तीसरे नंबर पर आप देखते हैं न्यूनता। किसका, न्यूनता संबंधी, न्यूनता संबंधी। अब न्यूनता संबंधी क्या होता है, न्यूनता का मतलब क्या होता है, न्यून यानी कमी। अगर आप में किसी चीज की कमी, न्यून यानी क्या हो गया, कमी हो गया, यानी कि अगर आप में, आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर किसी चीज की कमी है तो वो कौन सी संबंधी आवश्यकता के अंदर आ गया, न्यूनता संबंधी, ठीक है ना।
मान लीजिए आपकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, ठीक है। अब उसके अंदर से आपको खुद को ही मालूम होगा कि आपके अंदर किस चीज की कमी है। तो जिस चीज की कमी होती है ना, तो उस चीज की कमी को इन्होंने कौन सा नाम दिया, न्यूनता संबंधी, उस चीज को इन्होंने इसके अंदर शामिल कर दिया, ठीक है ना। ये हमने तीसरा भी देख लिया। फोर्थ कौन सा है आपका, ये तो हो गया आपका, ठीक है, न्यूनता संबंधी। उसके बाद आप देखिए वर्धक अभिप्रेरक। अभी एक्चुअल में वर्धक अभिप्रेरक क्या होता है, देखिए वर्धक अभिप्रेरक यानी कि एक तरह से ये मान लीजिए कि आप, जो मैंने बताया आपको अभिप्रेरक यानी कि क्या, मैं ये बोल सकता हूँ कि आप मोटिवेशनल के रूप में, ठीक है ना। अभिप्रेरक जब आप किसी चीज को, अगर मान लीजिए मैं आपको मोटिव करता हूँ, मतलब आपको मोटिवेट करता हूँ, ठीक है ना, कि लगातार पढ़ते रहिए, दिन कंटिन्यू पढ़ते रहिए, चाहे थोड़ा ही पढ़ो लेकिन पढ़ते रहिए, क्योंकि लगातार पढ़ने से क्या होगा, एग्जाम के समय आपका जो स्ट्रेस होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या है कि अभिप्रेरक को इन्होंने भी मतलब एक पॉजिटिव के रूप में बताया। तो ये बोलते हैं मैस्लो कि अगर आपके अंदर ये बहुत सारी आवश्यकताओं में से कुछ आवश्यकताएं ऐसी भी होगी जो आपको सेल्फ मोटिवेटेड करती होगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये मान सकता हूं कि आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, ठीक है ना। उन विशेषताओं में से कोई ऐसी विशेषता मान लीजिए कि, जैसे ये मान लीजिए कि मेरे को बहुत सारा पैसा कमाना हो, अगर मान लीजिए आपके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कि आपके मन में ऐसा हो कि मेरे को एक अच्छी लाइफ सेटल चाहिए, एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए मेरे को, ठीक है ना। अब आप क्या करते हैं, उस अच्छी लाइफ स्टाइल को सोचकर ही आप खुद से मोटिवेट होते हैं, ठीक है ना। यानी कि क्या हो गया, आप सेल्फ मोटिवेट होते हैं, ठीक है ना। उस बहुत सारी आवश्यकताओं में से आप सेल्फ मोटिवेट की जो आवश्यकता है ना, उसी को वर्धक अभिप्रेरक नाम दिया, और उसी को इन्होंने मेटा नीड नाम दिया। क्या नाम दिया, मेटा नीड। उस मेटा नीड को इन्होंने और भी एक नाम दिया, इन्होंने बी मोटिव का, ठीक है ना। सेल्फ मोटिवेटेड यानी स्वतः अभिप्रेरक, यानी आप जो खुद से जो मोटिवेशन रखते हैं ना, खुद को मोटिवेट रखते हैं, इसी को इन्होंने क्या नाम दिया, बी मोटिव, जो हम बोलते हैं ना बी पॉजिटिव, उसकी जगह आपको क्या ध्यान रखना है, बी मोटिव। अब एक्चुअल में इन्होंने बी मोटिव की संख्या कितनी दी, देखिए बी मोटिव की इन्होंने, ये हम यहाँ पर अलग से देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कौन सा बताया था, वर्धक, है ना। इन्होंने क्या नाम दिया इस वर्धक अभिप्रेरक को इन्होंने दिया बी मोटिव, ठीक है ना। मेटा नीड था इसका, क्या नाम दिया इसको इन्होंने, मेटा नीड। और इन्होंने जो सेल्फ मोटिवेट रहे थे उनको क्या नाम दिया, बी मोटिव। अब मैस्लो ने बी मोटिव यानी सेल्फ मोटिवेटेड की संख्या कितनी होती है, टोटल 18। बी मोटिव की संख्या कितनी होती है, बी मोटिव की संख्या इन्होंने, यानी कि आप भी याद कर लीजिए, इन्होंने नाम दिया से मेटा नीड, जिसमें बी मोटिव की संख्या इन्होंने कुल टोटल 18 बताई, जो इन्होंने बताया कि इंसान खुद से सेल्फ मोटिवेटेड रह सकता है, सेल्फ मोटिवेटेड रह के अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका टोटल जो हमने बताया, वो जो मेन आवश्यकता है। अब इसके एक और आवश्यकता है, एक हम देखते हैं, देखिए आपका क्या है कि आत्म अभिव्यक्ति संबंधी। कौन सा, आत्म अभिव्यक्ति संबंधी। अब दोस्तों क्या है कि आत्म अभिव्यक्ति, आपको क्या है कि नाम से वैसे समझ में आ गया होगा, मैं लिख देता हूं फिर भी, आत्म अभिव्यक्ति संबंधी। अब आत्म अभिव्यक्ति, आत्म यानी सेल्फ, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेस करना, ठीक है ना। खुद को एक्सप्रेस कैसे करोगे आप, ठीक है ना। अब ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये कैसे वाले विचारों के होते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक तो क्या होता है कि ये सबसे पहले ये देख लीजिए कि, है ना, ये किसी भी बात को क्या है कि सीक्रेट रखते हैं। कैसे रखते हैं, गोपनीय रखते हैं किसी भी बात को। दोस्तों ध्यान रख लीजिए, अगर आपके अंदर भी ऐसी विशेषता है तो ध्यान रखिए ना। ये क्या है कि ऐसी कोई भी बात होती है उससे क्या है कि गोपनीय रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं, ठीक है ना। दूसरा ये क्या है कि क्रिएटिव माइंड के होते हैं। कैसे होते हैं, क्रिएटिव माइंड के होते हैं। क्रिएटिव माइंड यानी कि किसी ये मान लीजिए कि अगर कोई, इनके विचार बिल्कुल खुले हुए हैं, मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना कि अ बोल्ट ऑफ लाइट, जैसे कि अचानक कोई आइडिया आना, ठीक है ना, वही वाले हिसाब है इनका, ठीक है ना। तीसरा ये है कि प्रकृति प्रेमी होते हैं, यानी कि इनका नेचर से संबंधित होता है, ये प्रकृति प्रेमी होते हैं। फोर्थ ये देख लीजिए, फोर्थ ये मान सकते हैं आप कि इनके व्यवहार और विचार में समानता होती है। व्यवहार व विचार में समानता कैसे हो सकती है, यानी कि कथनी और करनी एक जैसी होती है, कथनी व करनी एक जैसी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक बढ़िया सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि आपने आपकी गर्लफ्रेंड को बर्थडे पर ये वादा कर दिया है कि आप बर्थडे पे जाके किसी भी हालत में जाके, चाहे कोरोना वायरस से क्यों ना हो, आप जाके गिफ्ट दे के आएंगे, ठीक है ना। अब एक्चुअल में अगर आप गए
अगर आपने वहां पर जाके क्या बोलते हैं गिफ्ट लेकर नहीं गए, ठीक है ना, यानी कि आपने कथन तो कहा था कि आप गिफ्ट देके आएंगे, लेकिन करने में आपके फर्क आ गया। और मगर ऐसे जो लोग होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो लोग क्या होते हैं, कथनी और करनी में विश्वास रखते हैं, यानी कि अगर कहा है गिफ्ट देने की तो वो देके भी आएंगे, ठीक है ना, सीधी बात है। और क्या हो सकते हैं इनके, और प्लस पॉइंट कौन से हो सकते हैं, देखिए सेल्फ एक्सप्रेस तो आपको मालूम हो गया, ठीक है ना, ठीक है। फिफ्थ आप ये देख लीजिए कि सामाजिक कार्यों के अंदर रुचि लेते हैं, किसके अंदर, सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं, ये तो आपको मालूम है ही, सामाजिक कार्यों में, ठीक है ना। उसके बाद ये देख लीजिए कि ये ये अपनी सांस्कृतिक संबंधी जो चीजें होती है ना, मतलब ये मान लीजिए कि एक संस्कार जो होते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर ज्यादा विश्वास रखते हैं, यानी कि सांस्कृतिक व सामाजिक विचार, वो सामाजिक रूप से खुले विचारों के, वो सामाजिक रूप से खुले विचारों के, सामाजिक रूप से ये एकदम क्या होते हैं, खुले विचारों के होते हैं अपने आप में, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। यानी कि ये सांस्कृतिक और सामाजिक, यानी कि एकदम ओपन माइंडेड, ये बोल सकते हैं आप, वैसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होता है कि एक ये जो ऐसे लोग हैं ना, रियलिटी में विश्वास करते हैं, किसमें, रियलिटी में। ये ऐसे नहीं है कि है ना कि वास्तविकता, मान लीजिए वास्तविकता वाला हिसाब नहीं है कि सपनों में आई के जाई के गोरी निंदिया उड़ाई ले, ठीक है ना, वाला हिसाब नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि ये सपनों में विश्वास, मतलब सपनों में जीने वाले नहीं है, रियलिटी के अंदर विश्वास रखते हैं, आज के प्रेजेंट में जीने वाले ऐसे लोग रहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब ऐसा क्या है कि मैस्लो के ये जो इन्होंने बताया था कि क्या बोलते हैं कि ऐसी ऐसी जो जितनी भी आवश्यकताएं बताई, अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मैस्लो के विरोध भी है, ठीक है ना, जो मैस्लो के जो विचार है उनका विरोध भी करते हैं, ठीक है ना। अब वो विरोध क्यों करते हैं, इसके कारण है, देखिए अब क्या है कि देखिए कुछ इनका विरोध भी करते हैं, क्या करते हैं, विरोध भी करते हैं। अब वो कारण क्या है विरोध करने का, मतलब विरोध क्यों करते हैं, वो बोलते हैं कि इनकी जो आवश्यकता है ना, उसके अलावा हम भी मतलब ये तो मान लिया कि इनकी जो मतलब मकान संबंधी आवश्यकता हो गई, कानून संबंधी, ऐसी सब। अब इन्होंने कहा है कि कुछ लोग विरोध भी करते हैं, उनका कारण ये है कि पहला, स्त्रियों की संबंधी आवश्यकता, मतलब स्त्रियों की सुरक्षा संबंधी, स्त्रियों की सुरक्षा के कारण बलिदान देना, स्त्रियों द्वारा, ये देख लीजिए आप, स्त्रियों द्वारा सुरक्षा हेतु बलिदान, सुरक्षा हेतु बलिदान। सुरक्षा हेतु बलिदान कैसे, मान लीजिए जैसे ये होता था कि पुराने समय के अंदर ना एक सती प्रथा थी, ठीक है ना, जो मतलब जो क्या है कि महिला सती हो जाती थी, अगर उनकी जैसे कि हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो वो क्या है कि अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी, जिस कारण से वो सती हो जाती थी। और इसलिए इन्होंने क्या है कि उस स्त्रियों द्वारा सुरक्षा हेतु जो बलिदान दे दिया जाता था, तो उसका भी इन्होंने विरोध बताया, इन्होंने एक अपवाद बताया, ठीक है ना, एक अपवाद के रूप में मान सकते हैं आप, ठीक है ना। दूसरा ये बोलते हैं कि जो देश के जो सैनिक होते हैं, ठीक है ना, वे जो देश के सैनिक, वो देश को स्वतंत्र रखने के लिए, आजाद रखने के लिए, वो देश प्रेमी क्या करते हैं, वो अपने आप को बलिदान करते हैं, मतलब देश के प्रति बलिदान। यानी ये देख लीजिए कि सैनिकों द्वारा देशभक्ति हेतु बलिदान, देशभक्ति हेतु बलिदान, ठीक है ना। ये कुल मिला के कुल 2 अपवाद है वैसे तो इनके मैस्लो के। बाकी तो इनकी जो हमने देख लिया था आवश्यकता, जो एक तो हमने पिरामिड रूप में देखा, उसके बाद हमने दो टोटल 4 भी देखी, कौन कौन सी संज्ञानात्मक देख ली थी हमने, और न्यूनता संबंधी देख ली थी, और उसके बाद हमने वर्धक अभिप्रेरक देखा, और तंत्र का तंत्र देखा, और एक हमने जो लास्ट में देखा था एक सेल्फ एक्सप्रेस, जो आप कर मतलब स्वतः अभिव्यक्ति, यानी खुद से जो अभिव्यक्त कर सकते हैं, वो हमने देखा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।